हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल शाली अब्बास कॉलेज सालेपुर। आज का जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है जैव प्रक्रम। तो इससे पहले भी हम जैव प्रक्रम पे एक जो पार्ट है वो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी का अध्याय 6 जो है वो है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि हम सजीव और निर्जीव में कैसे किन प्रक्रियाओं के आधार पर अंतर करते हैं। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो जैव प्रक्रम की फर्स्ट पार्ट की वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि तभी उसी के कंटिन्यूएशन में आपको ये जो आज का टॉपिक है वो समझ में आएगा। तो आइए अब अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज जो हमें स्टार्ट करना है वो पहली प्रक्रिया है, वो है पोषण। तो हम जानेंगे पोषण क्या है। पोषण को इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन। जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उस स्थिति में जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वो भोजन है। हमें अच्छी तरीके से मालूम है, हम क्लास 2nd 3rd से पढ़ते आ रहे हैं कि भोजन का जो हमारा स्रोत है वो ऊर्जा का जो स्रोत है वो भोजन है। हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। ये हम बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो उस टाइम जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तब तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसके अलावा भी बाकी चीज़ों के, अगर हम लेटे हुए हैं या सोए हुए हैं तो हमारी बॉडी के फंक्शन रुक नहीं जाते हैं, फिर भी हमारी पूरी बॉडी काम करती रहती है। तो उस लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई आदमी जो है या कोई भी ह्यूमन बीइंग है, अगर वो दिन रात सिर्फ आराम करता है, सिर्फ सोया रहता है तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है, उसे कम ऊर्जा चाहिए होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे बिल्कुल ऊर्जा नहीं चाहिए होती है, क्योंकि उसकी बॉडी में बाकी सारे फंक्शन, बाकी सारे क्रियाकलाप होते रहते हैं। और जो ऊर्जा का स्रोत और पदार्थ जो हम खाते हैं वो भोजन है। अब हम देखेंगे सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न विधियों से होती है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वपोषी हैं, यानी जो भोजन का तरीका है वो दो तरीके का होता है। एक होता है स्वपोषी और एक होते हैं परपोषी, विषमपोषी। यानी कि जो स्वपोषी होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और विषमपोषी दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो क्या करते हैं, कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं। हमें पता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस की। तो उससे अपना प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? ये होता है पौधों में। तो ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये कहलाते हैं स्वपोषी, जिसमें सभी हरे पौधे तथा जीवाणु हैं। देखिए यहाँ लिखा भी है सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है ताकि ये जीव के समारक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। अब जैसे हम लोग जो फूड का इंटेक करते हैं, जो हम खाते हैं, तो डायरेक्ट वो वैसे नहीं यूज़ हो जाता। पहले उनको सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है, खंडित किया जाता है, उसके बाद ही हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर पाती है। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। अतः विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। यानी कि जो विषमपोषी वाले होते हैं वो स्वपोषी पर आश्रित होते हैं, उन पर डिपेंड होते हैं। जंतु तथा कवक इसी प्रकार के विषमपोषी जीवों में सम्मिलित हैं, यानी वे अपने फूड के लिए स्वपोषी यानी हरे जो पेड़ पौधे हैं उन पर डिपेंडेंट है। अब हम पढ़ेंगे स्वपोषी पोषण, यानी स्वपोषी पोषण क्या है। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। अभी हमने बताया कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो जो स्वपोषी की जो आवश्यकताएं हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरी हो जाती है, जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं।
जो हमारा प्रकाश संश्लेषण है या फोटोसिंथेसिस, इसको भी हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि सूर्य की रोशनी में, पानी की प्रेजेंस में, पदार्थ की पत्तियों में जो क्लोरोफिल होते हैं पौधे की पत्तियों में, वो वहाँ पे भोजन बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की भी प्रेजेंस उसके लिए चाहिए होती है। और इससे फिर जो उसका प्रोडक्ट बनता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे कि कैसे होता है जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है, यानी उन्हें स्टोर कर लिया जाता है। किसके रूप में? मंड के रूप में। ये रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाएगा, यानी मंड के रूप में ये बॉडी जो प्लांट की बॉडी है उसमें स्टोर रहेगा। फिर जब भी उसे आवश्यकता पड़ेगी वो उसी हिसाब से इसे यूटिलाइज कर लेगा। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है, यानी ग्लाइकोजन के रूप में हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। फिर जब भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ग्लाइकोजन हमें ऊर्जा देता है। तो देखिए ये प्रक्रिया होती है कि CO2 6CO2 + 12H2O, इसकी प्रेजेंस में क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश में C6H12O6 यानी ग्लूकोज और 6O2 यानी ऑक्सीजन का 6 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन का यानी ये जो H2O है यानी वाटर, इसका 6 मॉलिक्यूल ये तैयार हो जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, यानी जो जल अणु होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में अपघटन उनका हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में उसका अपचयन हो जाता है। ये आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो, यानी ऐसा ज़रूरी नहीं कि सीरियल वाइज एक होगा। उदाहरण के लिए मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि 1 बाय 1 एक प्रोसेस होगा, लेकिन बाकी ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आगे हो सकती है कोई चीज़ पीछे हो सकती है। आइए हम देखें कि उपरोक्त अभिक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस तरह आवश्यक है। यानी हम देखेंगे कि जो चीज़ें प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग हो रही है वो किस तरह से हैं। यदि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ती की अनुप्रस्थ काटकर सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे तो आप नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग है जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यानी कह रहा है कि अगर हम बहुत क्लोजली एग्जामिन करेंगे किसी पत्ती को तो हम देखेंगे कि उसमें कुछ हरे रंग के बिंदु पाए जाते हैं जो कि कोशिकांग है जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से पत्तियों का जो रंग होता है वो ग्रीन होता है। अब उसके बाद एक एक्टिविटी करके दिखाया है कि क्लोरोफिल हम देखेंगे कैसे आवश्यक है। क्या कह रहा है कि पहले एक पौधा लीजिए या तो मनी प्लांट या फिर क्रोटन का पौधा, फिर उसके बाद उसको 3 दिन अंधेरे कमरे में रखिए ताकि उसका संपूर्ण मंड प्रयुक्त हो जाए। यानी कि 3 दिन जब हम अंधेरे कमरे में रखेंगे तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी और जो उसका स्टोर्ड है मंड वो यूज़ हो जाएगा। अब पौधे को लगभग 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखिए। कह रहा है कि 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखिए। पौधे से एक पत्ती तोड़ लीजिए, इसमें हरे भाग को अंकित करिए तथा उन्हें एक कागज़ पर ट्रेस कर लीजिए। पौधे से पत्ती को तोड़ के अलग कर लेंगे, फिर जो हरा पार्ट होगा उसको अंकित कर लेंगे और कागज़ पर ट्रेस कर लेंगे। कुछ मिनट बाद इस पत्ती को उबलते पानी में डाल दीजिए। इसके बाद भरे इसे अल्कोहल में रखे बीकर में डुबो दीजिए। इस बीकर को सावधानी से जल उष्मक कर रखकर तब तक गर्म करिए जब तक अल्कोहल ना उबलने लगे। पत्ती के रंग का क्या होता है, विलयन का रंग कैसा हो जाता है। अब कुछ मिनट के लिए पत्ती को आयोडीन के तनु विलयन में डाल दीजिए। पत्ती को बाहर निकालकर उसका आयोडीन धो डालिए। पत्ती के रंग का अवलोकन कीजिए और प्रारंभ में पत्ती को जो ट्रेस किया था उससे इसकी तुलना कीजिए। यानी कि क्या करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि जहाँ पे मतलब इस प्रक्रिया से हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा ये जो प्रकाश संश्लेषण है उसके लिए क्लोरोफिल आवश्यक है कि नहीं आवश्यक है। तो जिस जगह पे हमारा ग्रीन पिगमेंट होगा सिर्फ वहीं पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। तो इस प्रक्रिया से जब हम ये करेंगे तो हमें समझ में आएगा। अब हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं।
कक्षा 9 में हमने रंध्र की चर्चा की थी। जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें हम रंध्र बोलते हैं। हम किसी पत्ती को उल्टा करके देखेंगे तो हमें छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। इन्हीं पौधों जो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें पौधों को चाहिए होती है और ऑक्सीजन का वो इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में निकालते हैं, उसके लिए यही सूक्ष्म जो है छिद्र वो आवश्यक हैं। लेकिन यहाँ ये भी जानना आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है, यानी जल की भी हानि होती है। अतः हम अब जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। इन छिद्रों का खुलना और बंद होना कोशिकाओं का एक कार्य है, यानी कि जब आवश्यकता नहीं होती है तो ये छिद्र बंद हो जाते हैं। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंध्र छिद्र खुल जाते हैं, यानी जब ये जल अंदर जाते हैं तो कोशिका ये क्या होती है, फूल जाती है और ये रंध्र खुल जाता है। और जब कोशिका सिकुड़ती है तो छिद्र जो होता है वो बंद हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे हम, ये फूल गई है तो अब ये खुला हुआ है, ये देखिए, और ये बी में बंद है, जब सिकुड़ी हो तो बंद है। अभी हमारा क्रियाकलाप है, इसे हम देख लेंगे और करके देखेंगे कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। अब तक हम ये चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी अपना भोजन, अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, लेकिन उन्हें अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करती है, यानी मिट्टी जो होती है उसमें से भी वो अपनी कमी जो होती है उसकी पूर्ति करते रहते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम सरीखे अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। इसे अकार्बनिक नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे विषमपोषी पोषण, यानी कि जो हमारा विषमपोषी जो है, यानी जो जीव है वो अपने भोजन को कैसे बनाते हैं। तो ये अपने भोजन के लिए हम समझ लेते हैं पहले कि अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बीइंग को देखेंगे तो हम मान लीजिए यदि शाकाहारी है, मांसाहारी जो भी है, तो हम किसी पे डिपेंड हैं। मेनली सभी लोग इस पौधों का इस्तेमाल करते हैं खाने में, तो वो सारे पौधे जो हैं वो स्वपोषी हैं, तो हम कहीं ना कहीं स्वपोषी पे डिपेंड हैं। यानी कि इन्वायरमेंट में हमारे एक फूड चेन बनी होती है कि कोई ना कोई किसी न किसी पर डिपेंड होता है अपने फूड के लिए। ये चेन स्टार्ट होती है पौधों से, क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। उसके बाद हम हायर कैटेगरी में जाते जाते हैं तो सब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो विषमपोषी पोषण वो होता है जो कि इजी वर्ड्स में ही बोलेंगे कि विषमपोषी यानी कि दूसरे पे डिपेंड जो रहते हैं, इनको हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। तो ये अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है। भोजन के स्वरूप एवं उपलक्षता के आधार पर पोषण की विधि भिन्न प्रकार की हो सकती है। इसके अतिरिक्त ये जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए यदि भोजन स्रोत अचल है जैसे कि घास या गतिशील है जैसे हिरन, दोनों प्रकार के भोजन का अभिगम का तरीका भिन्न भिन्न है। यानी कि अगर घास खाने वाले हैं तो ये चीज़ जो है वो अचल है, यानी चलती फिरती नहीं है। कोई गतिशील है तो हिरन है, तो दोनों प्रकार के भोजन का जो ग्रहण करने का तरीका है वो अलग अलग है। तथा गाय व शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियां हैं। कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहरी कर देते हैं, तब उसका अवशोषण करते हैं। यानी पहले वो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो उनका विघटन पहले करेंगे, फिर उसको वो इंटेक करेंगे। तो इसमें फफूंदी, यीस्ट तथा मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण हैं। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। मीन्स क्या करते हैं कि कुछ सिंपल फॉर्म में उसको ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद इंटेक करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि एज इट इज़ उसे ले लेते हैं,
फिर उसके बाद जो उनका पाचन होता है वो शरीर के अंदर होता है। ह्यूमन बीइंग इसी कैटेगरी में आते हैं। जीव द्वारा किस भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाए तथा उसके पाचन की विधि उसके शरीर की अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर करती है। घास, फल, कीट, मछली या मृत खरगोश को खाने वाले जंतुओं के अंतर के बारे में आप क्या सोचते हैं? कुछ अन्य जीव पौधों और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल सबसे इजी एग्जाम्पल जो इसका होगा कि बालों में जूं पड़ जाती है, ठीक है, या फिर हमारे पैरों में कभी कभी ऐसा होता है कि जोंक पकड़ लेती है, लीच जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो जूं क्या करती है, जो जुएँ होती हैं सर में, वो ह्यूमन बीइंग से बालों की जो जड़ें होती हैं, जो बालों की जो स्कैल्प होता है, हमारा सर होता है, उससे वो क्या करती हैं, न्यूट्रिशन ले लेती हैं, ब्लड को सक करती हैं और वहाँ से उन्हें उनका न्यूट्रिशन, उनका पोषण जो है वो मिल जाता है। उसी तरह से लीच करती है जोंक, तो वो क्या करती है, वो भी ऐसे ही, मतलब मीन्स ऐसा नहीं कि जिनसे वो पोषण ले रही है उन्हें मार डाल रही है, लेकिन उनसे अपना पोषण वो प्राप्त कर लेती है। ये पोषक युक्ति अमरबेल, किलनी, जूं, लीच तथा फीता क्रीम सरीखे बहुत से जीवों द्वारा प्रयुक्त होती है। यानी कि जो पेट में, हम जानते हैं जो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, फीता कृमि सरीखे पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, तो वो भी आंतों के अंदर रहते हैं और वहाँ से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। ऐसा नहीं कि जिसके कीड़े पड़ जाते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो कीड़े होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन, अपना पोषण लेते रहते हैं। अब हमारी अगली हेडिंग है, जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। क्योंकि भोजन और उसके अंतर्ग्रहण की विधि भिन्न है, अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न है। यानी कि जो भोजन का तरीका है, अंतर्ग्रहण की विधियां हैं, वो भिन्न है। इसी हिसाब से जो पाचन तंत्र है वो भी सबके डिफरेंट है। एक कोशिक जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जाता है, यानी पूरे संपूर्ण सतह से, जो पूरी उसकी सरफेस है, वहाँ से पूर्ण रूप से भोजन लिया जाता है। लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। हमने बताया है इससे पहले भी कि जो एक कोशिकी होते हैं उसमें एक ही कोशिका होती है, तो उसी कोशिका से वो अपना सारा काम करते हैं, उसी से वो पोषण करेंगे, उसी से वो उत्सर्जन करेंगे। जितना भी बॉडी के अंदर काम होना है वो एक कोशिका से करेंगे। जैसे जैसे हम हायर कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं तो कई सारे सेल हो जाती हैं, कई सारी कोशिकाएं, तो कोशिकाएं मिलके ऊतक बनाती हैं, यानी कि टिश्यू, फिर टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं। तो वो एक एक अलग अलग काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, विशेषकर एक कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा कोशिकी सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। ये प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। ऐसे ऐसे अमीबा होती है जिसमें क्या होता है कि उंगली के जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ऐसे 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 ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए भोजन है, तो ये क्या करेगा कि ये ऐसे करके दोनों आपस में मिल जाएंगे, खाद्य रिक्तिका बन जाएगी। ये यहाँ पे हमें इमेज भी इसका दिया हुआ है, इसका डायग्राम ये देखिए, ये अमीबा है, बीच में उसका केंद्रक है और ये खाद्य कर्ण है। अब क्या हुआ कि ये जो है उंगली की तरह ये बढ़े आगे की तरफ ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे इसको इन्होंने घेर लिया, पूरी तरह से घेर लिया, और फिर ये पोषण इस तरह से इन्होंने ले लिया। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और ये कोशिका द्रव में विस्तृत हो जाते हैं। हम इससे पहले हमने जो क्लास 9 में जो चैप्टर पढ़ा था कोशिका के बारे में, उसमें हमने कोशिका के सारे जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा था, तो हमने कोशिका द्रव के भी बारे में पढ़ा था। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है और शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है। यानी एक ही सेल है, वो पोषण का भी काम कर रही है और वो निष्कासन का भी काम कर रही है। पैरामीशियम भी एक कोशिकी जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पक्षपात की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की सतह को पूरी तरह ढके होते हैं। यानी पैरामीशियम होता है, उसका एक निश्चित आकार होता है, तो एक विशिष्ट स्थान उसमें बना होता है, उसी से वो ग्रहण करते हैं। फिर है हमारा मनुष्य में पोषण। तो इतना तो हमें आइडिया है कि मनुष्य में जो पोषण है उसकी पूरी जटिल प्रक्रिया है कि हमारे पास पोषण के लिए पूरे अलग अंग बने हैं, जो कि सबसे पहले हमारा मुख है, फिर उसके बाद हमारी ग्रास नली है, फिर उसके बाद हमारा पूरे रूप से स्टमक है, यानी कि अमाशय, फिर छोटी आंत है, बड़ी आंत है, गुदा द्वार है। तो हमें मालूम है कि ह्यूमन में तो पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो मनुष्य में पोषण, आहार नाल मूल रूप से मुख से गुदा तक एक विस्तारित एक लंबी नली है।
चित्र 6.6 में हम इस नली के विभिन्न भागों को देख सकते हैं। जो भोजन हमारे शरीर में एक बार प्रविष्ट हो जाता है उसके बाद उसका क्या होता है, यहाँ उसका क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं 6.6 पर सबसे पहले आते हैं। तो ये ह्यूमन का पाचन तंत्र है। सबसे पहले देखिए ये हमारी टंग है यानी कि जीवा, ये हमारा मुख गुहा है। फिर उसके बाद आती है ग्रसिका जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद ये हमारा है अमाशय। अमाशय मीन्स होता है स्टमक। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा ये देखिए ये अमाशय के बाद ये यहाँ से छोटी आंत शुरू हो रही है, फिर ये पूरी छोटी आंत है। उसके बाद ये बड़ी आंत है। हमारा यहाँ पे लीवर है। ये हमारा जो है ये डायफ्राम है। इसके ऊपर जो होते हैं हमारे फेफड़े होते हैं, यहाँ पे फेफड़े होते हैं और यहाँ पे हार्ट होता है। हमारा जो हार्ट होता है ऐसे लेफ्ट साइड होता है, यहाँ पे हार्ट भी होता है। और उसके बाद ये हमारी एक और मसल है, एक मांसपेशी है जिसको बोलते हैं डायाफ्राम। फिर डायफ्राम के नीचे हमारा अमाशय और हमारा लीवर होता है यानी कि यकृत। ये हमारा यकृत है, ये यकृत है। यकृत के पीछे जो हमारी होती है पित्त की थैली होती है जिसमें हमारा पित्त स्टोर होता है। और पित्त की थैली जो होती है यहाँ पे छोटी आंत में खुलती है। ये हमारा जहाँ से छोटी आंत शुरू होती है, तो छोटी आंत ऐसे सी शेप की यहाँ से शुरू होती है, तो यहाँ पे हमारा अग्नाशय होता है। ये जो पत्ती की तरह स्ट्रक्चर है हमारा वो अग्नाशय है। फिर ये हमारा गुदा द्वार है। हम तरह तरह के भोजन खाते हैं जिन्हें उस भोजन नली से गुजरना होता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है जिससे वो उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं। इसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं, यानी कि भोजन जैसे हम लेते हैं तो हम दांतों से चबाकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं। क्योंकि आहार का स्तर बहुत कोमल होता है अतः भोजन को गीला किया जाना ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। यदि हम हमारे पसंद का कोई भोजन खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ये वास्तव में केवल जल नहीं है, ये लार ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है जिसे हम लाला रस या लार कहते हैं। यानी कि हमारी लार ग्रंथियाँ होती हैं, हम देखते हैं हमारे मुंह में हमेशा पानी आता रहता है, तो वो लार ग्रंथियाँ होती हैं। तो हमारे पास 3 टाइप की लार ग्रंथि होती है, जो कि 2 तो हमारे गालों के पास होती है और अंदर दांतों की तरफ खुलती हैं, और 2 हमारी टंग के नीचे होती हैं यानी जीभ के नीचे होती हैं। वो क्या करता है, उसका काम होता है कि भोजन को गीला कर देता है जिससे वो इजीली सरक कर नीचे जा सके। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है। यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इसे छोटे छोटे अणुओं में खंडित किया जाना है। ये काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है, एंजाइम यानी कि जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार अमाइलेज कहते हैं। यानी जो हमारे भोजन का जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो मुख से ही शुरू हो जाता है। लार में क्या पाया जाता है, लार अमाइलेज वो क्या करता है, मंड जटिल अणु को शर्करा में खंडित कर देता है। भोजन को चबाने के दौरान पेशी जीवा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है। आहार नाल के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। ये क्रमाकुंचक गति पूरे भोजन नली में होती है, यानी एक मोशन होता रहता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्रमाकुंचक गति। जब यही गति तेज हो जाती है तो हमें डायरिया शुरू हो जाता है, और जब यही गति अगर धीमी होती है तो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की प्रॉब्लम होती है। मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रासिका या ईसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है, यानी हमारे स्टमक तक हमारे जो अमाशय होता है उस तक भोजन, और मुख से कहाँ कैसे आता है, ग्रसिका या फिर उसको ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस लगभग 12 सेंटीमीटर का एक ट्यूब होता है। अमाशय एक जो ईसोफेगस होता है वो 25 सेंटीमीटर का होता है। अमाशय एक रहित अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। अमाशय की पेशी भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने के लिए सहायक होती है, यानी कि अमाशय में भी जो पेशी भित्ति होती है, अमाशय में भी पाचक रस निकलते हैं। सबसे पहला पाचक रस तो हमारे सलाइवा यानी कि लार में निकला, उसके बाद दूसरा पाचक रस जो होता है वो अमाशय में होता है। ये पाचन कार्य अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं, यानी कि जो
पाचन कार्य होता है वो आमाशय में उपस्थित होती है, जठर ग्रंथियाँ, उससे होता है। तो ये क्या करती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको बोलते हैं HCl, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का श्रावण करते हैं, यानी कि HCl निकालते हैं और प्रोटीन को तोड़ने के लिए पेप्सिन और श्लेष्मा यानी म्यूकस सिक्रीट करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हम जानते हैं कि एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है, यानी प्रोटीन का डाइजेशन कराता है। सामान्य परिस्थिति में श्लेष्मा आमाशय की आंतरिक स्तर की अम्ल से सुरक्षा करती है। क्या होता है कि जो हमारी श्लेष्मा होती है यानी म्यूकस, वो क्या करती है कि जो हमारी आमाशय की स्टमक की जो अंदर की वॉल होती है उसको अम्ल से बचाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा अम्ल होगा तो हमारे स्टमक की इनर वॉल पे छाले आ जाएंगे, अल्सर पड़ जाएंगे, तो वो श्लेष्मा क्या करती है, इससे बचाती है। हमने बहुधा वयस्कों को एसिडिटी या अम्लता की शिकायत करते सुना है। क्या इसका संबंध उपरोक्त वर्णित विषय से तो नहीं है? तो हाँ, इसका जो है एसिडिटी की शिकायत हो जाती है तो HCl ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है और ये म्यूकस कम हो जाता है, तो इसकी वजह से एसिडिटी की शिकायत होती है, HCl का ज़्यादा सिक्रीट होना। आमाशय से भोजन अब क्षुद्रांत में प्रवेश करता है, ये अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अलग अलग होती है, यानी कि जिस तरह का हम भोजन लेते हैं उस तरह से क्षुद्रांत की लंबाई विभिन्न में अलग अलग होती है। विभिन्न जंतुओं में घास खाने वाले शाकाहारी का सेलुलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल है, अतः बाघ द्वारा मांसाहारी की क्षुद्रांत छोटी होती है। हम जानते हैं कि हमारे भोजन में जो तीन मेनली मीन्स कंपोजिशन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, तो इन्हीं तीनों का पाचन होना होता है। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। इस कार्य के लिए यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है, यानी अग्नाशय से यानी पैनक्रियाज जिसे बोलते हैं और यकृत यानी लीवर जिसे बोलते हैं, वहाँ से भी श्रावण आता है। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है और अग्नाशय एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाता है, यानी अग्नाशय क्या करता है, आमाशय से जो भोजन आता है वो अम्लीय होता है और अग्नाशयिक एंजाइम की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। यकृत से स्रावित पित्त रस इस कार्य को करता है। पित्त रस सबसे मेन काम क्या करता है, ये वसा पर कार्य करता है। क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण इन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित करता है, यानी जो पित्त का कार्य होता है वो वसा को बड़ी गोलिकाओं से छोटी गोलिकाओं में खंडित करता है, जिससे एंजाइम की कार्यशीलता बढ़ जाती है। ये साबुन का मैल पर इमल्सीकरण की तरह ही है, जिसे हम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। अग्नाशयिक रस का श्रावण करता है जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, यानी अग्नाशय मेनली प्रोटीन का पाचन कराता है। क्या उसमें होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम। ये इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत रस का स्रावित करती है, यानी कि क्षुद्रांत में भी आंत रस का श्रावण होता है। वहाँ पे लार रस का मुख में, आमाशय में आमाशयी रस का श्रावण होता है और क्षुद्रांत में जो होता है आंत रस का श्रावण होता है। फिर पित्त की थैली से पित्त की थैली में नहीं बल्कि पित्त की थैली जो होती है वो सिर्फ स्टोर करती है, संग्रहित करके रखती है। बाकी जो पित्त बनाने का काम होता है वो यकृत का होता है, लीवर का होता है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल में तोड़ देते हैं। पाचित भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत के स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, यानी कि जो भोजन का एब्जॉर्प्शन है वो अच्छे से हो सके। दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है, यानी रुधिर की जो वाहिकाएं होती है, खून की नलियां, वो बहुत ज़्यादा होती हैं जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है। हमने बताया कि सारे कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ये जो रुधिर की नलिकाएं, खून की नली होती है, वो हर अंग में जाती है और वहाँ पे वो न्यूट्रिशन को पहुँचाती है। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। बिना बचा हुआ भोजन बृहदांत्र में भेज दिया जाता है, यानी जो बेकार होता है, वेस्ट होता है, उसको आगे बढ़ा दिया जाता है, जहाँ अधिसंग दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं, जहाँ से जल को तो वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के से बाहर कर दिया जाता है।
यानी फिर क्या करते हैं कि अन्य पदार्थ जो होते हैं उसको गुदाद्वार के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। इसे वज्र पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी गुदा अवरोधनी होती है वो इस पे कंट्रोल करती है। तो अब जो हुआ हमारा ये पोषण कंप्लीट हुआ। अब अगला जो हमारा है वो है श्वसन, जिसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं इसे सॉल्व कर लीजिएगा और कोई भी डाउट रहने पे हमें कांटेक्ट करके पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।